नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की जीत के रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनाव मैदान में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जिन्होंने कई राज्यों के जो क्षत्रप हैं उनकी चुनाव रणनीति बनाई और उन्हें जीतने में मदद की, और अब वो खुद मैदान में है। ये अलग बात है कि बिहार के पिछले चुनाव में उनकी अपनी पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हार गई थी। इस बार बिहार में एक उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट से। पटना में ही है, ये शहरी सीट है, और ये सीट जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। तमिलनाडु में चमत्कारी ढंग से जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने खूब वाहवाही लूटी। खुद विजय ने उनकी तारीफ की। अब ये जो इस तरह का चमत्कार है वो कई राज्यों में दिखा चुके हैं। ममता बनर्जी के सलाहकार थे वो, उनको जीत मिली। एक समय पर वो पंजाब में कांग्रेस के सलाहकार थे, वहाँ पंजाब कांग्रेस को उस समय जीत मिली थी। और तो और 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाई थी। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ गए थे, और इस चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और उनके गठबंधन को जीत मिली थी, और यहाँ से प्रशांत कुमार का सितारा चमकने लगा। उसके पहले सबको पता है कि 2014 में वो बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रणनीतिकार रह चुके थे। लेकिन कोई 3-1 साल पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई बिहार में, जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। 2025 के चुनाव में ये पार्टी जो है बड़े जोर शोर के साथ मैदान में उतरी, लेकिन नतीजा कोई ख़ास नहीं रहा। ज़्यादातर जगहों पर उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़मानत जब्त हो गई। पार्टी को इतने वोट भी नहीं मिले कि उसे एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग से मान्यता मिल सके। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, और वो एक ऐसे चुनाव क्षेत्र से उतर रहे हैं जिस पर करीब करीब 40-45 सालों से नितिन नवीन और उनके परिवार का ही कब्जा है। पहले नितिन नवीन के पिता चुनाव जीतते थे, वो 4 बार यहाँ से जीते, और उसके बाद नितिन नवीन 5 बार यहाँ से चुनाव जीते। ये क्षेत्र जो है नितिन नवीन के इस्तीफा से खाली हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा में चले गए और सीट खाली हो गई। 30 जुलाई को यहाँ मतदान है और 3 अगस्त को मतगणना। अब इतने बड़े रणनीतिकार, ये उम्मीद की गई थी कि 2025 के विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी अच्छा करेगी। यानी ये तो नहीं सोचा गया था कि उनको उतना वोट भी नहीं मिलेगा कि उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके, और इतनी बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार जो हैं वो जमानत जब्त करवा लेंगे। उन्होंने चुन करके बहुत सारे अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया था, कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे साफ सुथरे राजनीतिज्ञ, और इन सब के बावजूद उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। अब उन्होंने पटना के पास एक आश्रम बनाया है जहां वो रह रहे हैं, और वहाँ से अपनी पार्टी का संचालन भी कर रहे हैं।
कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है कि नितिन नवीन को बांकीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि इस क्षेत्र से आमतौर पे सिर्फ कायस्थ उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि यहाँ पर कायस्थों की जो आबादी है वो बाकी किसी एक जाति से थोड़ी ज़्यादा है, और वो एकजुट हो जाते हैं। अब 4 बार नितिन नवीन के पिता यानी नवीन कुमार सिन्हा, और फिर 5 बार नितिन नवीन के बाद वहाँ से इनके लड़ने का क्या कारण है? तो देखिए, कई कारण गिनाए जा सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि ये जो सीट है उसको बहुत ही प्रभावशाली सीट माना जाता है। 1962 में इसी सीट से कांग्रेस के कृष्ण वल्लभ सहाय चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री भी बने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस ज़माने में कांग्रेस ही जीतती थी और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। 1967 में इस सीट से महामाया प्रसाद सिन्हा जीते और वो भी मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो बहुत कम दिनों के लिए, 1 साल से भी कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री वो बन गए थे। बाद में 1972 में इस सीट से सुनील मुखर्जी जीते, जो सीपीआई के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उस समय जबकि चर्चा मैं कर रहा हूँ, उस समय इस सीट का नाम पटना वेस्ट था। बाद में इसका नाम बदल के बांकीपुर किया गया। तो ये इस तरह के बड़े ही सेलिब्रेटेड लोग जो हैं यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और नितिन नवीन का नाम तो हमने लिया, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि वो भी एक बड़ा नाम यहाँ शामिल हो गया है। अब बीजेपी ने यहाँ से अभिषेक कुमार को मैदान में उतारने की घोषणा की है। अभिषेक कुमार जो है बीजेपी के का जो युवा मोर्चा है उसके स्थानीय उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और कोई बहुत बड़े नेता नहीं माने जाते हैं। लेकिन आमतौर पर धारणा ये है कि बीजेपी का टिकट मिलने के बाद वहाँ से उनकी ही जीत होगी। मुकाबले में आरजेडी की रेखा कुमारी है, जो 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो भावी मुख्यमंत्रियों की कतार में आना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है? क्या उन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसा सीट है जहाँ पर कुल मिलाकर सवर्ण जो है अच्छी खासी स्थिति में है, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? या फिर उनको ये लग रहा है कि पार्टी को बचाए रखने के लिए कम से कम खबरों में बने रहना ज़रूरी है, इसलिए वो चुनाव में खुद उतर गए हैं? 2025 के चुनाव में इस सीट पर नितिन नवीन को 98,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। करीब करीब 62% वोट शेयर उनका था। आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर थी। और जन स्वराज पार्टी की वंदना कुमारी को सिर्फ 7,700 के आसपास वोट मिले, यानी उनको सिर्फ 4.9% वोट मिला। इसके बाद भी इसी सीट से आखिरकार प्रशांत किशोर को क्यों उम्मीद है? अब नितिन नवीन ने निकटतम प्रतिद्वंदी जो आरजेडी की रेखा जी थी, उनको करीब करीब 52,000 वोटों से हराया था। तो ये सब देखते हुए प्रशांत कुमार के लिए रास्ता आसान नहीं लग रहा है। तब भी वो इस मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। संभवतः 9 को वो नामांकन दाखिल कर देंगे। शहरी सीट है, कायस्थ हमने कहा ही कि काफ़ी हैं, करीब 13% माना जाता है कि कायस्थों की आबादी है। कायस्थ यहाँ के जो हैं काफ़ी प्रभावशाली है। महामाया प्रसाद सिन्हा और केबी सहाय
यानी कृष्ण वल्लभ सहाय का हमने नाम लिया, जो मुख्यमंत्री बने इसी सीट से जीत करके। और बाकी जातियों में राजपूत करीब 7-8%, भूमिहार करीब 6-7%, ब्राह्मण करीब 4.5-5% हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक ठाक आबादी जो है वो मानी जाती है कि वो जो है वो यहाँ मौजूद है, और उसके चलते बीजेपी को हमेशा फ़ायदा होता है। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 7-8% बताते हैं, और यादव भी 10-11% तक ही है। तो इसलिए आमतौर पर मुकाबले में यहाँ आरजेडी का जो भी कैंडिडेट होता है वही रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5-5 बार जीत चुके हैं, 2006 में पिता की मृत्यु के बाद वो उपचुनाव लड़े थे, तब जीते थे, और उसके बाद 2010 में जीते, 15 में जीते, 2020 में जीते और 25 में जीते। उसके पहले 4 बार उनके ही पिता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 4 बार के विजेता। तो 9 बार से तो ये सीट उसी परिवार में है, 9 नहीं तो 8 ही मान लीजिए। अब आ गए हैं अभिषेक कुमार, ये भी कायस्थ हैं। और बिहार में जाति के बिना चुनाव जीतना अभी बहुत मुश्किल है। आमतौर पे जातियों के इर्द गिर्द ही सारा गठबंधन जो है वो घूमता रहता है। तो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं अभिषेक कुमार, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन बीजेपी है, नितिन नवीन के करीबी हैं ये, और इसलिए इन्हें मैदान में आते ही एक गंभीर उम्मीदवार मान लिया गया है। तो अब ऐसे एक क्षेत्र में जहाँ पर कि इतने सारे महत्वपूर्ण लोग रह चुके हैं, वहाँ पर प्रशांत किशोर एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं जो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का विरोध जो है वो अपना आधार बना रहे हैं। बार बार वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि जो 2025 का चुनाव था, उस चुनाव में भी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में ये थे, तो इनका भी जिक्र वो करते रहते थे, इनके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। लेकिन तब भी जो है बिहार के चुनावों में प्रशांत कुमार को कोई खास फ़ायदा जो है वो नहीं मिला। इसी चुनाव क्षेत्र से ठाकुर प्रसाद, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, बाद में वो केंद्र में गए, मंत्री भी रहे, तो वो भी विधानसभा का चुनाव जीते थे 1977 में। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये कि बहुत ही टफ है। फिर भी प्रशांत किशोर इस बात के लिए लगे हुए हैं कि अभी नहीं तो कम से कम 2030 के चुनाव तक उनकी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में आ जाए। और ऐसा लगता है कि वो खबरों से बाहर नहीं होना चाहते। एक तो बहुत उत्साहित हैं क्योंकि तमिलनाडु में जो रणनीति बनाई उसके चलते एक ऐसी पार्टी जीती जिसके जीतने की उम्मीद चुनाव से पहले किसी को नहीं थी। विजय वहाँ के प्रमुख नेता हैं तमिलनाडु के, उसके बावजूद ये माना जा रहा था कि वो कुछ सीटें भले ही ले लें लेकिन बहुमत के करीब पहुँच जाएंगे और सरकार बना लेंगे, इसकी उम्मीद जो है बिल्कुल भी किसी को नहीं थी। और वहाँ की जो पारंपरिक पार्टियां हैं, डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, दोनों की इतनी बुरी हार होगी ये भी नहीं सोचा गया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर जो बिहार के लिए रणनीति बनाते हैं उसमें एक झोल दिखाई देता है। प्रशांत किशोर बार बार जो है वहाँ नेताओं के इर्द गिर्द अपने चुनाव प्रचार को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ भी वही कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ भी यही किया था, बल्कि 2025 के चुनाव में भी वो सम्राट चौधरी के खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे। पता नहीं, मतलब कई बार तो ये लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार अब कोई बहुत बड़ा मुद्दा रह ही नहीं गया है। भ्रष्टाचार के बगैर बिहार में कोई काम होना मुश्किल है। 10-12 तो पुल गिर चुके हैं, भ्रष्टाचार की ये स्थिति है।
पुल बन रहा है उसके पहले गिर गया, बना, उद्घाटन हुआ और उसके साथ ही गिर गया। लोगों पे कोई असर नहीं दिखाई देता। कोई भी काम कराने जाइए तो बिहार में बिना पैसा लिए हुए काम वाम होता नहीं है। ये नीतीश जी के समय में भी स्थिति थी, और अभी तो सम्राट चौधरी 2 महीने पहले ही आए हैं तो उसको क्या कहा जाए, लेकिन अभी भी कोई स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। तो प्रशांत किशोर जो बाकी नेताओं के लिए रणनीति बनाते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं बना पाते? क्यों वो बिहार के नब्ज को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं? और क्या इस बार बांकीपुर के लोगों के नब्ज को वो पकड़ लेंगे? अब वो सम्राट चौधरी को मुद्दा बना रहे हैं, कई सारे उनके वीडियो आए, हर बार वो सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो वहाँ लड़ नहीं रहे हैं। समस्या तो वहाँ जो भी स्थानीय है वो है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं? क्या उनका जीतना एक बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत होगा, जो कि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम को लाइक कीजिए, और साथ में ही जो बेल आइकन है उसकी घंटी बजा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको हमारे सभी न्यूज़ प्रोग्राम्स की सूचना मिल जाए। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देखिए, और सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से जुड़िए और हमारा सहयोग कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.